ओम श्री गणेशाय नमः। क्या है बच्चों, आज हमारी पहली क्लास होगी आपकी यूट्यूब पर, ठीक है। यहाँ हम आरंभ से संस्कृत भाषा समझने का प्रयत्न करेंगे, ओके। इन इन चरणों में कैसे कैसे ग्रामर पद्धति आगे गई, कौन कौन सी रचनाएं हुई, सभी को हम समझेंगे। तो जैसे कि हर चीज से पहले हमारे यहाँ ग्रंथों में ईश्वर की स्तुति की जाती है, तो चूंकि आप शिक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत जैसे दैविक भाषा कही जाती है, तो ये हम स्तुति करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लीजिए और माँ शारदा को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। ओम ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। देखो, सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उस भाषा को समझना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत का इतिहास बहुत रमणीय हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये ज्यादातर बच्चों को नहीं, ठीक है। संस्कृत है तो व्यवहारिक भाषा उस समय भी थी, जब सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में ये सर्वसाधारण तौर पर कही जाती थी, लेकिन शुद्ध रूप से केवल शिक्षित वर्ग के लोग ही कर पाते थे, ठीक है। इसकी आरंभ की अगर मैं बात करूं, देखिए, सृष्टि के आरंभ में संस्कृत को वाक नाम से जाना जाता था। या वाक कहने का अर्थ है, जैसे आज हम इसे संस्कृत कह रहे हैं तो उसे वाक कहते थे। जैसे सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में संस्कृत के लिए यही भाषा अर्थात इसी नाम का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस वक्त और कोई भाषाएं नहीं थी, केवल और केवल संस्कृत में ही व्याप्त थी, ठीक है। देखो, सृष्टि के आरंभ में वेद की रचना हुई, ठीक है। तो वेद भाषा को देववाणी संस्कृत में ही लिखी गई थी, ठीक है। यही भाषा लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती आ रही थी। महर्षि पतंजलि के बाद यह जगत 7 द्वीपों में विभक्त हो गया। जैसे हम जानते हैं कि पहले पेंजिया द्वीप थी, फिर वो टूटकर गोंडवाना लैंड और अंगाला लैंड में बटी, उसके बाद हमारे 7 द्वीपों का निर्माण था, है ना। तो महर्षि पतंजलि उस वक्त के थे जब गोंडवाना और अंगाड़ा लैंड विद्यमान होगी, ठीक है। इसका पूर्ण रूप से जो समय चक्र है इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे विद्वान व्यवहारिक रूप से ही इतने सक्षम थे कि वो हर चीजों को स्मरण कर लेते थे, ठीक है। तो इसी चीज को जैसे हमारे किताबों में लिखा गया, पतंजलि का अगर बात की जाए तो 150 वर्ष ईसा पूर्व कहते हैं लोक में अवतरण हुआ था, ठीक है। उस वक्त जो है 7 द्वीप में संस्कृत ही प्रतिष्ठित थी, और लगभग 2900 वर्ष पहले आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो समग्र संस्कृत भाषा व्याकरण शास्त्र के रूप में विद्यमान है, ठीक है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद मौजूद हैं, ओके। कुल मिलाकर 3995 सूत्र अष्टाध्याय में मौजूद हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की अगर बात करें तो इसमें 3978 सूत्र हैं, ठीक है। इसे अष्टाध्याय में संस्कृत के लिए भाषा शब्द संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। ईसा पूर्व के कुछ वर्ष पहले, ठीक है, अर्थात ईसा मसीह जो उनके जन्म से पहले प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ था। इसका लेकिन कोई व्याकरण शास्त्र नहीं था जिस पढ़िए हम सरल रूप से प्राकृत भाषा को समझ सकें। इस वजह से
ये भाषा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। ठीक है। इसके बाद चूंकि व्याकरण संस्कृत का चूंकि व्याकरण शास्त्र है, इसलिए इसे ही आगे बढ़ाता जाएगा। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज अगर होती है किसी भाषा में, तो होती है उसकी जो छोटी सबसे छोटी कड़ी होती है, वो होती है वर्ण। तो अगर संस्कृत भाषा में अगर हम वर्णों की बात करें, तो वर्ण आपके हो जाएंगे 63। ठीक है। कहीं कहीं आपको 64 भी वर्ण देखने को मिलते हैं। इन वर्णों में होती हैं आपके स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं आयोग वर्ण। स्वर वर्ण को अश्व, दीर्घ एवं क्लुप्त में विभक्त किया जाता है। ठीक है। इसके कुल 22 भेद होते हैं। इसका हर जो वर्ण होता है उसका आपको वर्गीकरण करना होगा। ठीक है। कि कौन सा वर्ण आपका हश्व है, दीर्घ है, प्लुत है। क्योंकि इनके उच्चारण स्थान पे हश्व यानी छोटा उच्चारण, दीर्घ यानी इसे बड़ा कर सके, जैसे अ हश्व हो गया आपका तो आ दीर्घ हो गई। उसके अलावा प्लुत होता है। ठीक है। जैसे अगर आपने सटीक तरीके से ओम लिखा हुआ दिखा होगा, ओ लिखने के बाद बीच में एक आर की मात्रा आती है। ठीक है। उसे प्लुत कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण स्थान जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए अब हम वर्णमाला को समझते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसा हमने अभी तक पढ़ा, उसका एक लिखित विवरण आपको प्रस्तुत करवा दिया जाएगा। ओके। अब चलिए हम वर्णमाला को समझते हैं। सबसे पहले आप जो है यहाँ लिखिए, ये हो गई आपकी वर्णमाला। ओके। अब वर्णमाला, जैसा मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में कुल 63 या 64 वर्ण होते हैं। तो आप इसको लिख कर रख लीजिए। ठीक है। ये आपकी वर्णमाला का, माफ कीजिएगा, वर्णमाला की आपकी परिभाषा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो स्वर व्यंजन, माफ कीजिएगा, जो व्यंजन और अयोगवाह है आपके, अब इसका हम धीरे धीरे वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को अश्व, दीर्घ एवं क्लुप्त। ठीक है। क्लुप्त में विभक्त किया जाता है। पूर्ण विराम डालेंगे। स्वर किसे कहते हैं वो देखिए। अभी आप भेद देख लिया आपने।
अब एक मिनी चार्ट आप तैयार करेंगे, ठीक है। मैं आप बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अगर आपने ऐसा चार्ट तैयार कर लिया है तो अब वर्णों को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्वर वर्ण का पहला वर्ण आपका होता है अ, ठीक है। उसके बाद आपकी ई, फिर उ, फिर आपकी हो जाएगी री, ली, ए, औ, और पुनः ए, और हो जाएगी आपकी औ। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, इस तरह के वर्ण तो होते ही नहीं, हमने तो पढ़ा है अ के बाद आ आता है, आप ई लिख रहे हैं, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसे हम कैसे बांटते हैं। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, मात्राओं के हिसाब से ह्रस्व ये आपका एक वर्ण है तो ह्रस्व हुआ। वैसे ही दीर्घ में जाएंगे तो दो ही वर्ण हो जाएंगे, और प्लुत में ये तीन हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसके समझिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका अ है, ठीक है। ये आपका ह्रस्व हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब दीर्घ पे आते हैं। दीर्घ पे हो गया आपका आ, ठीक है। और सेम अगर हम इसको प्लुत में लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाता है अ के साथ ये। अन्यथा इसकी जगह हम गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह का आपका चिन्ह होता है। जैसे अगर हम कभी ओम लिखते हैं, ठीक है, तो ओम हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीन की संख्या होती है, ये प्लुत का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ। तो ये ओ की जो ध्वनि होती है वो बढ़ जाती है ना। तो तीन प्रतिनिधित्व आपका करता है प्लुत। अब देखिए कौन कौन से वर्ण हैं जो आपके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की गिनती में आते हैं। तो देखिए, अ, ह्रस्व में भी होता है, दीर्घ में भी होता है, प्लुत में भी होता है। तो ये हो गए तीन संख्या इसकी, ठीक है। ई आपका ह्रस्व में होता है, दीर्घ में होता है, प्लुत में भी होता है, और प्लुत को हम कई जगह गुरु भी कहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आपकी जो ऊ की मात्रा है वो तीनों में आती है, ठीक है। और री, ये आपकी आखिरी वर्ण है जो री, जो तीनों में आती है। इसकी संख्या कितनी हो गई, तीन तीन हो गई। अब देखिए यहाँ से होती है आपकी घटनी बढ़नी शुरू होती है। जैसे री, हम आपकी जगह री, री में हो गई आपकी, ये ह्रस्व होती है, प्लुप्त होती है, लेकिन दीर्घ कभी नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं हम ए पर। ए, ये ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ है, बिल्कुल ये दीर्घ है। प्लुत है, जी ये भी प्लुत है। तो आपकी ये जो संख्याएं हैं दो दो हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम ओ पे। ओ ह्रस्व नहीं होता, ये पहले से दो वर्ण है, ठीक है। ये आपका दीर्घ हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अब देखिए प्लुत संख्या कौन कौन सी है, मैं आपको उसका वर्गीकरण नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है, इसके भी ह्रस्व वर्ण नहीं होते हैं, और इसके भी ह्रस्व वर्ण नहीं होते। तो ये टोटल संख्या होगी दो। अब आप इसे काउंट कीजिए, 3 + 3 + 3 + 3, ये कितने होते हैं, ये 12 हो गए आपके। अब देखिए, 12 × 2 = 16। चलिए मैथ सबकी खराब है ना। 12 × 2 = 14, 15 × 16, 17 × 18, 19 20 21 22, ये टोटल हो गया 22। और जैसा हमने पढ़ा था स्वर्ण वर्ण के होते हैं 22 भेद, है ना। तो यहाँ टोटल आ गया 22। अब देखिए आप पहचानिएगा कैसे कि प्लुत वर्ण है। हर वर्ण के अंत में आपको ये तीन की संख्या प्रतिनिधित्व मिलती है, ठीक है। जैसे अगर अ है तो अ के आगे आपको सूचनांक में मिलेगा 3। उसी प्रकार ई, ई के आगे मिलेगा आपको सूचनांक। उ के आगे भी ठीक इसी प्रकार। री,
3 के आगे भी आपको इसी प्रकार सूचनांक मिलेगा। लड़ी, लड़ी के आगे भी आपको मिलेगा। इसी प्रकार हर वर्ण के पास आपको ये 3 का अगर सूचनांक कहीं दिख रहा है तो समझ जाइए वो क्लुप्त वर्ण है। ओके, ठीक, इसी तरह आगे लिख लेते हैं। चलिए, ये आपका स्वर्ण वर्ण हो गया, देख लीजिए। ठीक है, और कल इस चार्ट को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी स्वर्ण वर्ण हो गया, और जो आपको मैंने संस्कृत भाषा के विषय में जो जानकारी दी है उसका फोटो जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे बना लीजिएगा, और कल हम लोग जो है व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। ठीक है।